ये 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 2021 में जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। ये भर्ती 2020 की थी, मतलब वैकेंसी 2020 की थी, नोटिफिकेशन 2020 का था, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2021 में हुआ था, जनवरी 2021 में हुआ था। ये पेपर 2 है आपका, जो कि 6ठी से 8वीं क्लास तक होता है। उसका आपका CDP सेक्शन डिस्कस करेंगे हम। और ये एग्ज़ाम मैंने खुद दिया था, हालांकि ये नहीं दिया था मैंने, लेवल 1 का दिया था। 136 नंबर थे उसमें, ठीक है। डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, रुकिए। हाँ जी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट इज, देखिए चाइल्डहुड के टाइम पे जो होती है, तो चाइल्डहुड में जो होती है ना बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है, बहुस्तरीय होती है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बच्चे का डेवलपमेंट होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है उस टाइम। क्योंकि उस टाइम जो चाइल्डहुड होता है ना, उस टाइम बच्चे का हर चीज़ का विकास होता है, तो वो बच्चे का जो विकास है वो दिखता नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स मैनर में होता है, वो कंप्लीटली अपियर नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, मिश्रित तरीके का होता है। क्योंकि उस टाइम कॉग्निटिव भी होती है डेवलपमेंट, फिजिकल भी हो रही होती है, सोशल इमोशनल भी होती है। तो उस टाइम बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है ना वो क्लियरली दिखता नहीं है। तो उस टाइम जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और मल्टी लेयर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो बात करते हैं, तो देखिए ये जो जेडपीडी कॉन्सेप्ट है ना, ये जेडपीडी जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था आपका बाइगोस्की ने। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जेडपीडी क्या होता है। जेडपीडी है बच्चे का करंट लेवल और सपोर्ट के बाद जो बच्चे का सपोर्ट के बाद जो लेवल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही जेडपीडी होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा एरिया जिसको बच्चा खुद प्राप्त कर सकता है और जो सपोर्ट से प्राप्त कर सकता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो जेडपीडी होता है। तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। द एरिया बिटवीन द चाइल्ड करंट level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adult and more skilled person। मतलब बच्चे का खुद का करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और साथ में बच्चा अचीव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अदर, दूसरों की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अदर्स। तो वो जो एरिया है वो होता है जेडपीटी का। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। देखिए प्याजे और बायगोस्की से क्वेश्चन आना ही आना है, सीटेट में 100% श्योर है। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, तो देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बच्चे में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, किसमें, फॉर्मल स्टेज में, जो कि प्याजे की 4th स्टेज है। प्याजे ने दी 4 स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल जो होती है ये बच्चे की हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर देता है, ठीक है। देखिए ये जो सिंबॉलिक प्ले है ये आपका प्री ऑपरेशनल की है, क्लासिफिकेशन ये आपकी कॉन्क्रीट की है, और सेंट्रेशन इरिवर्सिबिलिटी ये भी आप किसके, ये आपकी है प्री ऑपरेशनल की, ठीक है। आंसर इसका फर्स्ट ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है एट द विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखो मोरल डेवलपमेंट बताइए, मैंने आपको 3 लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। और स्टेजेस हैं कितनी, 6 स्टेजेस हैं इसकी, 6 बताई थी मैंने आपको लास्ट टाइम, ठीक है। स्टेज 6 हैं। अब यहाँ कह रहा है कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डू इंडिविजुअल बिलीव दैट एक्टिवली मेंटेनिंग द करंट सोशल सिस्टम एंश्योर्स पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल ऑर्डर। देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या था, ये था बच्चे का जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है ना बच्चे की, ये बच्चे की होती है 3rd स्टेज, 4th स्टेज। पनिशमेंट और ओबीडियंस है बच्चे की 1st स्टेज, ये 4th स्टेज। इंस्ट्रूमेंटल, और देखिए ये इंस्ट्रूमेंटल जो होती है ये होती है 2nd स्टेज। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ये लास्ट स्टेज। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि समाज ने जो रूल बनाए हैं, स्टेज 4th में बच्चा ये सोचता है कि समाज ने जो रूल बनाए हैं हमें उनको फॉलो करना है, किसी भी तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। आंसर नंबर 2 ठीक होगा इसका। क्वेश्चन 5 की बात करें। देखिए ये थी हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। शुरू में बताई उन्होंने 7, फिर बताई 8, अब बताई 9। करंट में 9 बता रखे उन्होंने, एनसीईआरटी 9 मानती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई उनके पेयर दे रखे हैं, इंटेलिजेंस है और उसकी जो क्या एबिलिटीज होगी उसकी पेयर दे रखा है, तो आपको उसको मैच करना है। तो पहला दे रखा है इसमें स्पाशियल, तो जो आपके जो होते हैं ना थेरेपिस्ट जो होते हैं आपके मनोविज्ञान के, वो बिल्कुल स्पाशियल होते हैं, ये ठीक है।
इंट्रापर्सनल मतलब होती है, इंट्रापर्सनल जो होती है, देखिए मैं बताऊं, स्पाशियल जो होती है ना, ये आपकी गलत है, स्पाशियल यहाँ पे ठीक नहीं होगी। स्पाशियल ठीक क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्पाशियल जो होती है ये आपके इनके पास होती है, जो आपके वो होते हैं आर्किटेक्चर। थेरेपिस्ट जो होते हैं उनके पास भी स्पाशियल होती है, लेकिन ज़्यादा उनकी बॉडीली काइनेस्थेटिक को मानते हैं, ठीक है। इंट्रापर्सनल जो होती है ये सेल्स पर्सन की नहीं होती, इंट्रापर्सनल होती है खुद की, इंट्रापर्सनल होती है सेल्फ की, ये गलत है। लिंग्विस्टिक स्कल्पचर की, स्कल्पचर जो होता है ना उसकी होती है स्पाशियल, स्कल्पचर को चाहिए होती है स्पाशियल, और जो लिंग्विस्टिक होती है ये होती है पोएट के पास, पोएट के पास। लेकिन इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब जो होते हैं एथलीट्स जो होते हैं ना, वो बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं, मतलब शारीरिक रूप से वो, उनमें इंटेलिजेंस होती है, वो जानते हैं किस तरह बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, मतलब उनको उस चीज़ की नॉलेज होती है। तो आंसर इसका 4 होगा, ठीक है। बाकी तीनों गलत हैं ऊपर की। देखिए अकॉर्डिंग टू लैब बायोगोस्की, लैब बायोगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, देखिए बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, लैब बायोगोस्की ने कहा था कि जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले करती है। लेकिन प्याजे ने इस चीज़ को इग्नोर किया था। प्याजे कहते थे कि लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता, लेकिन बायोगोस्की ने कहा था कि लैंग्वेज जो होती है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रोल अदा करती है, ठीक है। आंसर नंबर 1 ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्वेश्चन आना ही आना है आपके पेपर में। इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है कि असेसमेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है ना, वो कहती है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत जरूरी है। मतलब बच्चे को आपने सिखाया, अब बच्चे को आप असेस कीजिए बच्चे ने कितना सीखा, जो नहीं सीखा उसको दोबारा पढ़ाइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट को ये ठीक मानती है, लेकिन जो सबमिटिव असेसमेंट है ये कहती है कि दोनों होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है खाली सबमिटिव असेसमेंट हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ सबमिटिव असेसमेंट भी होनी चाहिए। अकेली सबमिटिव असेसमेंट किसी काम के नहीं, क्योंकि आप उसको करोगे एंड में तो बच्चे का पता लगेगा बच्चे ने कितना सीख, लेकिन आपको रेमेडी नहीं दे, बच्चे को नहीं दे पाओगे आप। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम ये होता है, पढ़ाया रेमेडी दी, पढ़ाया फिर रेमेडी दी, जो दिक्कत है उसको दोबारा रेमेडी दी, पढ़ाया फिर उसके बाद फिर टेस्ट लिया, फिर रेमेडी देना। तो इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट सही मानते हैं ये, जो कि इसमें 4th ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन एन effective classroom strategy to reduce gender stereotype and broadening developmental possibilities for all sex is। देखिए ये कह रहा है कि मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म करना है आपको, मतलब आपको जो लिंग भेद है, जो रूढ़िवादिता है, उसको खत्म करना है। इसके लिए मतलब क्या, इसके लिए मतलब आप क्या वो कर सकते हो, स्ट्रेटेजी कौन सी अच्छी होगी इसके लिए? तो देखिए इसके लिए अच्छा होगा कि फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। मतलब आप ऐसे ग्रुप्स बनाइए जिसमें एक ग्रुप में आप ऐसा ना कीजिए कि लड़का है तो ग्रुप में सब लड़के ही हैं, ऐसा नहीं। ग्रुप में कंबाइंड कीजिए, लड़का लड़की दोनों ग्रुप में कंबाइंड है, और आप दोनों में ऐसे टास्क को दे रहे हो जो कि मिक्स सेक्स को दर्शाते हैं। मतलब कि आप लड़के को एडवेंचरस भी दे रहे हो, लड़के को ऐसे काम भी दे रहे हो जो कि लड़कियां करती हैं, उस तरह काम भी दे रहे हो। तो इससे क्या है कि जेंडर स्टीरियोटाइप है वो कम होगा, रिड्यूस होगा, वीकन होगा ऐसे, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ क्लासरूम नीड टू बी अंडरस्टूड एज डैश बाय द टीचर। तो देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है ना, उसको टीचर हमेशा असेट्स और रिसोर्स के रूप में करता है, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब ये होता है कि एक क्लास में अलग अलग भाषा के बोलने वाले बच्चे हैं, तो टीचर हमेशा इसको एज ए रिसोर्स और असेट्स के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। और चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन इन विच, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कौन सा होता है? तो देखिए जहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो होगा ना, टीचर होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, मतलब बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, और साथ ही साथ में बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड है उसको कैटर करेगा। मतलब टीचर फ्लेक्सिबल होगा, ये नहीं कि रिजिड होगा। टीचर का फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना। भाई हर बच्चे की नीड अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाना, मतलब फ्लेक्सिबल होना, और साथ में इंडिविजुअल नीड होगी उसको कैटर करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू बिश थ्योरिस्ट कल्चरल टूल्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए ऐसा था, लास्ट मैंने आपको बताया था कि लैब बायोगोस्की जो थे इन्होंने सोशल और कल्चरल इन दोनों के ऊपर बहुत जोर दिया था कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें सोशल और कल्चरल दोनों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शियली साइटेड। तो देखिए ऐसा होता है, जो बच्चे मतलब जिनमें क्या है कि मतलब आंशिक दृष्टि वाले हैं, मतलब क्या है कि उनमें दृष्टि कम है, तो उनके लिए क्या लार्ज प्रिंटिंग बिल्कुल ठीक होंगी, ये ओके हैं। 3D बिल्कुल ठीक होंगे। और उसके बाद टॉकिंग बुक्स बिल्कुल, जो बच्चों को ऑडिबल होंगी वो ज़्यादा बेनिफिट। लेकिन जो स्मॉल प्रिंटिंग वर्कशीट्स हैं, भाई बच्चे को कम दिखता है और उसको आप अगर स्मॉल प्रिंटेड वर्क सिखाओ तो बच्चा कैसे देख पाएगा उस चीज़ को, तो ये गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। 13th की बात करते हैं, द अंडरलाइनिंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो देखिए अंडरलाइनिंग मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके पीछे क्या धारणा है, तो ये है कि इसका मतलब ये होता है कि हर बच्चे के पास ये राइट है कि बच्चा रेगुलर स्कूल में सबके समान एक जैसी एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, मतलब बच्चे का राइट है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वो सब बच्चों के समान एक फिक्स एरिया पे जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली उस तरह से एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो फोर्थ आंसर इसका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नीड ऑफ द गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस कैन बी एड्रेस्ड बाय। देखिए जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनको आप क्या कीजिए कि चैलेंजिंग टास्क दीजिए, चैलेंजिंग टास्क है, मतलब जो थोड़े इजी से हार्ड टास्क है वो दीजिए आप उनको। और उनके जो बोर्डम मतलब उनका जो क्या है मतलब तरह से जो बच्चे उनको निरस्ता जो उनके करिकुलम में पैदा हो रखी है उसको हटाइए, उनको चैलेंजिंग टास्क दीजिए। और ऐसे टास्क दीजिए जिसमें उनको ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, उनकी मतलब ज़्यादा उनको दिमाग लगाना पड़े और उनको ये लगे कि यार हाँ मतलब ये टास्क उनके लेवल के अकॉर्डिंग है। बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए कि यार ये कोई टास्क थोड़ी है, तो बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग टास्क देने गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, डिसलेक्सिया क्या है। तो देखो डिसलेक्सिया जो होता है ना, डिसलेक्सिया क्या होता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में दिक्कत होती है, और मेनली बच्चा रीडिंग में दिक्कत होती है। बच्चा यहाँ पे जो पढ़ा उसको रिकॉल नहीं कर पाता, और जैसे मान के चलिए कि अगर ऐसे ये पढ़ा, ये लिखा आपने 100 लिखा 100, तो बच्चा इसको वॉज पढ़ेगा, बच्चा इसको वॉज पढ़ेगा, और साथ में अब बच्चा वॉज पढ़ेगा, बच्चा इसको लिखेगा वॉजी, तो इसमें रीडिंग राइटिंग दोनों दिक्कत आती है। हालांकि अगर राइटिंग की मेनली बात करें तो डिस्ग्राफिया होता है वो, लेकिन डिसलेक्सिया में कहीं ना कहीं राइटिंग स्किल्स भी प्रभावित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, which of the following is not an effective strategy to address learner from disadvantage and deprived background। देखिए क्या नहीं है इसमें, टॉक टू द लर्नर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, बिल्कुल चैलेंजेस, बच्चों की नीड्स जो हैं उनको आप समझोगे, उनके चैलेंज को समझोगे आप, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की बाद में बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन, मोटिवेट द चिल्ड्रन टू सेट मॉडरेटिवली चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, बिल्कुल आप मॉडरेटिवली जो मतलब जो एक तरह चैलेंजिंग टास्क बच्चों को दोगे और सपोर्ट प्राप्त प्रदान करोगे, बिल्कुल ठीक है। कोलैबोरेटिव वर्क को आप बिल्कुल हेल्प उसमें कैटर करोगे। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि आस्किंग द लर्नर्स टू एनरोल फॉर ट्यूशन आउटसाइड ऑफ द स्कूल सो दैट द टीचर डोंट हैव टू पे मच अटेंशन टू देम, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि बच्चों को ये कहना है कि आप ट्यूशन लगवा लीजिए ताकि मेरे को कम ध्यान देना पड़े, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन डैश देयर लर्निंग। देखिए ऐसा होता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है ना, ये बच्चे के इंपॉर्टेंट रोल करती है लर्निंग में। कैसे करती है, अगर बच्चा फिजिकली और मेंटली और कॉग्निटिवली फिट है ना, इमोशनली फिट है, तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। लेकिन अगर वो प्रभावित है कहीं ना कहीं, फिजिकली बच्चा जो है, मेंटली अगर वो प्रभावित है, इमोशनली अगर वो अनस्टेबल है, तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग कम हो पाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर क्या करना चाहिए, टू हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ओन इमोशंस, बिल्कुल मोटिवेशन, बिल्कुल बच्चे को आप मोटिवेट कीजिए कि बच्चा अपने इमोशंस को और मोटिवेशन को खुद रेगुलेट कर पाए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में कि भाई कैटेगराइज एंड लेवल, तो लेवलिंग करना बच्चों को गलत होता है। प्रमोट डायलॉग डिस्कशन, बिल्कुल बच्चों में डिस्कशन को आप मोटिवेट कीजिए, बच्चा अपने डिस्कशन करें, मतलब अपने विचारों को आपस में एक दूसरे से क्या करें, वो करें, मतलब रेगुलेट करें, और आपस में विचारों को संबंधित बना के, मतलब उन तरह से क्या है कि ये सीखे भाई कि ये उससे बच्चा वो सीखे, उससे वो सीखे, तो आपस में डिस्कशन अच्छा होता है। इग्नोर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को इग्नोर नहीं करते, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मतलब फर्स्ट और थर्ड दोनों ठीक है, बाकी सेकंड और फोर्थ गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, लर्निंग इज डैश एंड डैश प्रोसेस। तो देखिए लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स है और एक्टिव होता है। मतलब देखो लर्निंग सीधी नहीं होती, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन बच्चा यहाँ पे एक्टिव होता है, एक्टिव होकर बच्चा सीखता है। लेकिन लर्निंग कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और एक्टिव बच्चा होता है यहाँ पे।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ टीचर शुड डैश द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। तो देखिए ऐसा होता है, टीचर को ना हमेशा अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं कर, नेगलेक्ट नहीं करेगा, डिसमिस नहीं करेगा। टीचर डाइवर्सिटी को समझेगा, कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, उसको टीचर समझेगा। ये बस टीचर को हेल्प करेगी मीनिंगफुल लर्निंग में, ठीक है, बच्चों को हेल्प करेगी। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट डैश लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लासरूम रादर देन डैश। देखिए ऐसा होता है, आप कोलैबोरेटिव क्लासरूम को बढ़ाओगे स्कूल में, ना कि कॉम्पिटिटिव को। कोलैबोरेटिव मतलब ये होता है कि मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प से सीखेंगे। कॉम्पिटिटिव, देखो कंपटीशन जो होता है ना, ये बच्चों में हीन भावना पैदा करता है, मतलब बच्चों में ये कंपटीशन की भावना पैदा करता है। बच्चे फिर रिवॉर्ड और पनिशमेंट और फर्स्ट आने की उस तरह से करते हैं। लेकिन आप कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव मतलब होता है सहयोगी, बच्चे आपस में सीखेंगे, एक बच्चा दूसरे को सीखेगा, दूसरा दूसरे को सीखेगा, ठीक है। तो ये बच्चों में हेल्प करेगा मीनिंगफुल लर्निंग को। लेकिन जो कंपटीशन है ये बच्चों में ऐसा मतलब उस तरह की भावना पैदा कर देगा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के लिए बच्चा पड़ेगा खाली। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बच्चों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। मतलब बच्चों में अधिगम को प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली क्या होगा, तो आप बच्चों को स्कैफोल्डिंग प्रदान कीजिए। जब बच्चा एक नई स्किल सीख रहा है ना, तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है कि बच्चे को टेम्परेरी सपोर्ट, जो बच्चे को चीज़ को सीखने में हेल्प करेगा, टेम्परेरी सपोर्ट बच्चों को प्रदान कीजिए आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 22 हो गया, 23 क्या कह रहा है, 23 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। थिंकिंग के बारे में कौन सा ठीक नहीं है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज, बिल्कुल। वेरियस फिनोमिना के लिए बच्चे यहाँ पर अपनी थ्योरी का निर्माण खुद करते हैं, तो ये ठीक है, ये ठीक है। चिल्ड्रन कांट थिंक ऑफ कंसेप्ट ऑफ देयर ओन एंड प्राइमरी रोल ऑफ टीचर इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। देखो ये गलत है कि बच्चों को, आंसर हमारा यही होगा कि बच्चे खुद नहीं सोच सकते कंसेप्ट के बारे में, टीचर का मेन रोल होता है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं होता, बच्चे खुद भी सोच सकते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं चीज़ों को, थिंक कर सकते हैं किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बच्चा अपना दिमाग लगा सकता है, इंट्यूटिव रीजनिंग लगा सकता है। लेकिन ये गलत है कि टीचर का मेन रोल होगा, ये गलत है। चिल्ड्रन एक्टिवली थिंक अबाउट वेरियस फिनोमिना अराउंड देयर एंड हैव टू अर्ज टू एक्सप्लोर, बिल्कुल ये ठीक है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद, बच्चे शुरू से ही क्यूरियस होते हैं, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें हर चीज़ जाननी होती है। सेकंड गलत है यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रन फेल इन स्कूल। बच्चे अगर स्कूल में फेल होते हैं तो ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि बच्चे की जो इंडिविजुअल नीड्स थी ना, उनको स्कूल कैटर नहीं कर पाया। मतलब बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग बच्चा टीचर नहीं पढ़ा पाया, जो बच्चों की नीड थी उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं पढ़ा पाया। इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल नीड्स को कैटर नहीं कर पाया स्कूल, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि बच्चों की जो नीड्स थी उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं पढ़ा पाया, उनकी जो वीकनेस और स्ट्रेंथ थी उनको पहचान के उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं पढ़ा पाया। मतलब ये फेलियर टीचर है या स्कूल की फेलियर है, बच्चों की फेलियर नहीं होती, टीचर या स्कूल की फेलियर होती है, ठीक है। क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। बाय वर्किंग इन ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन। जब बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बच्चों के थॉट प्रोसेस को, बच्चों की स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं। मतलब बच्चे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं और हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि बच्चे जब आपस में ग्रुप में करेंगे तो बच्चे टीचिंग या लर्निंग होगी ग्रुप में, तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे के उसको समझेंगे और अपनी जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा उसका। 26, इन अ डैश क्लासरूम चिल्ड्रन अडॉप्ट देयर पेडागोजी, टीचर अडॉप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। तो देखिए ऐसा होता है, ये होती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है कि टीचर क्या होता है कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है, उसको कैटर करता है, मतलब उसको चेंज करता है और बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल बच्चे के हिसाब से टीचिंग को अपनी को
बनाता है और बच्चों के जो इवेल्युएशन होता है उसको करता है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में लैग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, किस बच्चे की कहाँ पर स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना, कौन सा बच्चा कहाँ पर वीक है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाना। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इस चीज़ को बताती है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और डेवलपमेंट इज करेक्ट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सी करेक्ट है? तो डेवलपमेंट इज अ लॉट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल, बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि हर कल्चर का बच्चा जो होता है ना, हालांकि उसका यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, बच्चा बढ़ता है एक ही तरीके से, लेकिन उसकी स्पीड डिपेंड करती है उसके सोशल, कल्चरल, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। चिल्ड्रन अक्रॉस द बर्ड फॉलो सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम। देखिए, सीक्वेंस भली सेम हो, सीक्वेंस सेम हो सकता है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है ना, ये गलत है। डेवलपमेंट अकर्स इन अ नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्रीडिटरमाइंड बाय द जेनेटिक फैक्टर्स। देखिए, ऐसा हुआ है कि जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइंड नहीं होती। ये यूनिफॉर्म पैटर्न जो होता है ये हर बच्चे में सेम होता है, लेकिन डिटरमाइंड नहीं होती है जेनेटिक्स के द्वारा। डेवलपमेंट इज सिंपल एंड यूनिडायमेंशनल। देखिए, सिंपल भी नहीं है और एक दिशा में नहीं होती, हर दिशा में होता है। बच्चा कॉग्निटिव भी बढ़ता है, फिजिकली भी बढ़ता है, मेंटली भी बढ़ता है और इमोशनली बढ़ता है। तो एक दिशा में नहीं है, अलग अलग दिशा में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड? कहने का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मिडल चाइल्डहुड के बीच में बहुत ज़्यादा अपीयर होता है। तो बताया था मैंने आपको कि जब बच्चा 7 से 11 या 12 साल का होता है तो उसके अंदर जो होता है लॉजिकल थॉट्स आने चालू हो जाते हैं, लेकिन जो लॉजिकल थॉट्स होते हैं उसके लॉजिकल थॉट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के लिए होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए नहीं होता। अब देखिए, पहला ऑप्शन जो है इमरजेंस ऑफ मेक बिलीवेबल प्ले। देखिए, ये बच्चा कहीं ना कहीं प्री ऑपरेशन में चालू कर देता है। रैपिड डेवलपमेंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा तो होती है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, और अगर उसके बाद बात करें तो फिर दोबारा आती है आपकी कहाँ पर, एडोलसेंस में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग एंड एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, ये आपकी होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि आपकी कौन सी होती है, जो जिसको कि आप एडोलसेंस भी कह देते हो अगर जनरल भाषा में बात करें तो। ठीक है, क्वेश्चन 29, स्कूल एंड डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो देखिए, ऐसा होता है, स्कूल जो होता है ना, स्कूल इज डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सेकेंडरी एजेंसी होती है। मैंने बताया था प्राइमरी है आपकी कौन सी, प्राइमरी है आपकी फैमिली, और सेकेंडरी जो होती है ये होती है आपकी स्कूल। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इनके साथ कुछ भी जुड़ के आ जाए आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। अगर स्कूल साथ में दे रखा है तो सेकेंडरी जाएगी, और अगर फैमिली दे रखा है तो प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 30, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट प्रपोज दैट चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडल्ट्स? तो देखिए, ऐसा था, जीन पियाजे थे, इन्होंने कहा था कि क्वांटिटी में फ़र्क नहीं होता, बच्चे सोचते उतना ही है, क्वांटिटी जो है बच्चों की वो तो इक्वल है एडल्ट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो क्वालिटी है, बच्चे क्वालिटी में अलग सोचते हैं, क्वालिटी जो है वो सेम नहीं है। क्वांटिटी सेम है लेकिन क्वालिटी जो है वो जो आपके एडल्ट के सेम नहीं होती। बच्चे सोचते तो सेम है लेकिन अलग हिसाब से सोचते हैं, मतलब क्वांटिटी उनकी सेम है लेकिन क्वालिटी जो होती है ये अलग होती है बड़ों से, और ये कहा था जीन पियाजे ने। ठीक है, तो ये थे 30 क्वेश्चन 2021 में पेपर 2 जो हुआ था जनवरी में, उसके 3D सेक्शन के 30 क्वेश्चन थे। बाकी औरों को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है भाई, और राम राम भाइयों। बाकी चैनल को देखो, सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। और ये गारंटी है कि अगर आप जितने भी पेपर है प्रीवियस ईयर सीटेट के और टेटो के जो प्रीवियस ईयर है उनको भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आप 120+ पक्का मारोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, राम राम।